कर्तव्य चक्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम कोरोना काल में इम्यूनिटी सिस्टम में श्वास का क्या महत्व है, इस पर चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में है इंजीनियर राम अवतार तायल जी, जो लगभग 10 वर्षों से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, जिन्होंने 2015 में एमए भी किया है योग के ऊपर। तो आज हम उनसे जानेंगे कि श्वास लेने का तरीका क्या है और श्वास का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमें अपनी दिनचर्या चलाने के लिए, अपना जीवनचर्या चलाने के लिए 3 चीज़ों की मुख्यतः आवश्यकता होती है: खाना, पानी और श्वास। खाना खाए बगैर हमारा जीवन लगभग 3 महीने तक चल सकता है, जबकि पानी बगैर हम केवल 2 या 3 दिन तक ही जीवित रह सकते हैं। लेकिन श्वास बगैर 2-3 मिनट से ज़्यादा जीवित रहना संभव नहीं है। जबकि हम सामान्य जीवन में खाने पर सबसे अधिक ध्यान देते हैं, पानी पर उससे कम, और श्वास पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्यों ध्यान नहीं देते? चूँकि श्वास के बारे में हमें ज्ञान नहीं है कि श्वास की हमारे शरीर के लिए क्या उपयोगिता है। ये 2-3 मिनट श्वास ना आने पर ही हमारा शरीर क्यों परेशानी में आ जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस श्वास की हमारे शरीर की उपयोगिता। उससे पहले हम जानेंगे कि हमारा शरीर की रचना मोटे तौर पर। हमारा शरीर लगभग 600 खरब कोशिकाओं से बना है, यानी हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका लगभग 600 खरब है। और जैसे हम जीवित हैं उसी प्रकार हमारी ये समस्त कोशिकाएं 600 खरब कोशिकाएं जीवित हैं। हमें ये भी मालूम है कि 600 खरब ये जो जीवित कोशिकाएं हैं इनकी मृत्यु भी निश्चित है। तो ये मृत्यु दर है लगभग 80,000 प्रति सेकंड। तो 80,000 प्रति सेकंड कोशिकाओं की मृत्यु होती रहती है। इतनी ही संख्या में हमारी नई कोशिकाओं की रचना होती रहती है। ये इस क्रिया को पूरी होने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन मिलती है हमको श्वास द्वारा वायुमंडल से। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारी जो नई कोशिका हैं उनके बनने की क्रिया में बाधा उत्पन्न होगी, जबकि मृत्यु दर निश्चित 80,000 प्रति सेकंड रहेगी। तो जैसे जैसे हमारी ऑक्सीजन कम होगी, हमारी जो नई कोशिकाओं की रचना है वो कम होने के कारण हमारे अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और हमारे अंग कमज़ोर होंगे, जिससे उनकी कार्यशैली प्रभावित होगी और हम बीमार। तो अगर हमें शारीरिक रूप से बीमार होने से और मानसिक रूप से बीमार होने से बचना है तो हमें ऑक्सीजन की पूरी मात्रा हमें देनी है। इसी प्रकार हमारी जो कार्य करने की क्षमता है, उसके लिए कार्य करने के लिए हमको चाहिए एनर्जी, ऊर्जा। वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है न्यूट्रिएंट से, खाने और पीने से, लेकिन सीधे वो ऊर्जा में बदलती नहीं है। जो भी हम खाते पीते हैं पहले वो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होगा और हमारी इन समस्त 600 खरब कोशिकाओं में जाके संचित हो जाएगा, और जैसे और जितनी आवश्यकता होगी ऊर्जा की उसी अनुपात में वो खर्च होगा। तो जिस समय एनर्जी की आवश्यकता है उसी समय आवश्यकता अनुसार ही एनर्जी प्राप्त हो, उसके लिए दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलकर एनर्जी को तैयार करते हैं। यदि ऑक्सीजन के साथ हम एनर्जी तैयार करते हैं तो 1 यूनिट ग्लूकोज से हमारी 721 कैलोरी एनर्जी तैयार होती है और साथ में पानी तैयार होता है। जबकि अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण और एनर्जी हमें तैयार करते हैं तो मात्र 31 कैलोरी एनर्जी मिलती है और पानी के बजाय एल्कोहल तैयार होता है। तो एक तरफ हमारी एनर्जी बहुत कम मिलेगी, दूसरे हमारा शरीर में एल्कोहल की मात्रा बढ़ेगी, जो दोनों ही स्थिति में गड़बड़ है। तो यानी ऑक्सीजन बढ़ाना हमारा मूल आधार होगा। तो जैसे जैसे हमारी ऑक्सीजन बढ़ेगी हमारी ऊर्जा लेवल बढ़ेगा। इसी प्रकार तीसरा बिंदु और है ऑक्सीजन के उपयोग का, कि हमारे वातावरण में बहुत तरह के हजारों प्रकार के करोड़ों कीटाणु हमेशा गमन करते रहते हैं, और जो हमारे शरीर को भोज्य पदार्थ मान के हमारा शरीर को नष्ट करने पर तुले रहते हैं।
इस आक्रमण से बचने के लिए हमारे शरीर में सेना काम करती है। उस सेना का नाम है इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी यानी जो इन कीटाणुओं से, हमारे बाहरी कीटाणुओं से लड़ाई लड़ती है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। और इम्यूनिटी जब भी कमज़ोर हो जाती है तभी ये कीटाणु हम पर हावी हो जाते हैं और हम बुखार, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। अब ये जो इम्यूनिटी कम क्यों हो जाती है, अगर हमें ये पता हो तो फिर इसको इम्प्रूव करने की बात करेंगे। इम्यूनिटी कम हो जाती है बहुत कम या खराब सोने से, बहुत कम या खराब खाना खाने से, बहुत अधिक शारीरिक श्रम करने से, या बहुत अधिक चिंताग्रस्त होने पर, और ऑक्सीजन की कमी के कारण। ये मुख्य कारण है जिससे हमारी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। बाकी सब चीज़ें हम सभी अच्छी से अच्छी कर रहे हैं, अच्छा सोना करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी पर हम ध्यान नहीं देते। तो जैसे जैसे हम ऑक्सीजन को अगर बढ़ाएंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम इस कीटाणुओं के आक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऑक्सीजन की कमी के कारण अलग अलग दुष्प्रभाव कि हमारे शरीर की कोशिकाओं की संख्या कम हो जाएगी, जिससे हमारे अंग कमज़ोर होंगे और हम उन संबंधित अंग से संबंधित बीमारी से ग्रस्त होंगे। दूसरे, अगर ऑक्सीजन कम होगी तो हमारा जो एनर्जी कन्वर्जन है वो उसमें एनर्जी कम कन्वर्ट होगी और हमें आलस आएगा, हम अपने काम पूरे नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार तीसरा, हमारी इम्यूनिटी ऑक्सीजन की कमी से कम हो। और इन तीनों चीज़ों को सही रखने के लिए हमें अपने ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना। ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ाएं, यानी प्राण आयाम। हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन यानी श्वास और यानी प्राण। तो प्राण आयाम, प्राण मतलब अपने जीवन शक्ति, और आयाम मतलब विस्तार और नियंत्रण। तो श्वास को विस्तार के साथ लेना और अपने नियंत्रण में लेना, ये हुआ प्राणायाम। तो प्राणायाम के 3 भाग हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। कुंभक यानी श्वास को लेना, तो इसलिए हमें अधिक से अधिक श्वास एक बार में लेना। फिर उसका कुंभक यानी उसको देर तक रोकना। रेचक यानी धीरे धीरे देर तक छोड़ना। यदि हमारी श्वसन क्रिया 1, 4 और 2 के अनुपात में होगी तो ये सबसे अच्छी साइंटिफिक अपने श्वास क्रिया, श्वास लेने का तरीका होगा। इसी को हमने प्राणायाम कहा, 1, 4 और 2 के अनुपात में श्वसन क्रिया करना। दूसरे, इस क्रिया को और अलग अलग प्राणायाम से बढ़ाने में कि हमारे फेफड़ों की क्षमता लगभग 2 लीटर पुरुषों में और महिलाओं में 1.5 लीटर होती है एक बार में श्वसन लेने। लेकिन हम मध्य भाग से श्वसन लेते हैं, इससे हमारे फेफड़े पूरे नहीं फैल पाते, जिसके कारण हमारी ये मात्रा कम रहती है। हमारे फेफड़ों की स्थिति हंसली से लेकर और निचली पसली तक है। अगर हम पूरे फेफड़ों को श्वसन क्रिया लें तभी हमारी ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण होगी। इसके लिए सौम्य भस्त्रिका प्राणायाम, यानी लंबा गहरा सांस लेना, देर तक रोकना और धीरे धीरे छोड़ना। इस क्रिया से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, वॉल्यूमेट्रिक भी बढ़ेगी, और जब हमारे एक बार में श्वसन में ऑक्सीजन हवा ज़्यादा जाएगी तो उससे ऑक्सीजन की मात्रा भी हमारे शरीर में ज़्यादा जाएगी और हमारी ये तीनों व्यवस्थाएं ठीक चलेंगी। सौम्य भस्त्रिका का अभ्यास लेटकर या बैठकर दोनों प्रकार कर सकते हैं। श्वसन को गहराई तक लंबा गहरा सांस लें, भरपूर सांस लें, पूरा सांस लिया, भरपूर सांस लिया, देर तक इसको अब रोका, फिर धीरे धीरे इसको छोड़ा। इसको हम लेट के भी अभ्यास कर सकते हैं और बैठ कर भी कर सकते हैं। तो सांस लेते हुए पेट फूलना, कैसे? सांस को लेते हुए पेट फुलाना, और जब हम कुंभक के बाद सांस खाली कर रहे हैं तो पेट को पूरा अंदर तक पिचकाना। हमारे फेफड़ों के और पेट के भाग के बीच में डायफ्राम होता है,
जब हम फेफड़ों को फुलाते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है, जिसके कारण हमारा पेट बाहर की ओर निकलता हुआ महसूस होता है। जबकि सामान्य परिस्थिति में हम अपना श्वास फेफड़ों के मध्य भाग तक ही ले जाते हैं, जिसके कारण निचला भाग निष्क्रिय रह जाता है। निचले भाग के निष्क्रिय रहने से ऑक्सीजन की भी कमी हुई। दूसरे जो सांस की बीमारियां हैं, दमा, अस्थमा, ये होती हैं। तो सांस लेने की क्रिया कैसी होनी चाहिए? पहले निचला भाग हम पूरा करें फेफड़ों का, फिर मध्य भाग से सांस लें और फिर ऊपरी भाग से। इसको यौगिक श्वसन कहते हैं। पहले निचला भाग फुलाया, फिर मध्य भाग फुलाया, फिर ऊपरी भाग फुलाया। जब हम इसको कुंभक के साथ करेंगे तो ये हो गया सौम्य भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्रकार हम जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करेंगे वैसे वैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। सामान्य स्थिति में 10 मिनट प्रतिदिन इसका अभ्यास करने से बाकी समय 23 घंटा 50 मिनट हमारे फेफड़े समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसलिए सबसे उत्तम है कि सौम्य भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया जाए। अब हम बात करेंगे कि वातावरण से, हवा में से ऑक्सीजन हमारी इन समस्त 600 खरब कोशिकाओं में कैसे पहुँचे। उसके लिए हम इस चित्र का सहारा लेंगे कि हमारे पास फेफड़े हैं। सांस हमारी नासिका से जाके फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों ऊपरी पसली से लेकर, हंसली से लेकर और निचली पसली तक, अगली पसलियों से लेकर पिछली पसलियों तक ये पूरे फेफड़े होते हैं। इन फेफड़ों के अंदर स्पंजी पूरा सिस्टम है और हमारी जो श्वास नली है वो नाक जाने के बाद लगभग इतनी मोटी, 1 इंच मोटी सांस नली होती है, जो दोनों फेफड़ों में दाएं और बाएं में डाइवर्ट हो जाती है। फिर वहाँ से ये श्वास नली डिवाइड होते होते 2 से 4, 4 से 8 होते हुए और बारीक होती चली जाती है और पूरे फेफड़ों में फैल जाती है। जिस प्रकार एक पेड़ की जड़ें फैलती हैं, उसी प्रकार हमारी ये श्वास नली फैलती है। इस चित्र को हम दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि जिस प्रकार पेड़ की जड़ें महसूस होती हैं, फेफड़ों के अंदर हमारे पूरे श्वास नली का चित्र आ रहा है। इन हर नली के आखिर में छोटे छोटे गुब्बारे नुमा वायुकोश लगे होते हैं। जिस प्रकार एक डाली पर अंगूर के कई सारे गुच्छे होते हैं, उसी प्रकार ये हमारे वायुकोश लगे होते हैं। वायुकोश गुब्बारे नुमा होते हैं। जब हवा पहुंचती है तो फूल जाते हैं, जब हवा निकलती है तो पिचक जाते हैं। इन वायु कोशों की स्थिति के ऊपर से हमारे खून की नलिका जारी होते हैं, जिसमें जो हमने नीले स्तर से दिखाई, इसका मतलब है कि हमारे खून का जो है पूरा प्रवाह वापस आ रहा है हृदय की ओर। और जो लाल से दिखाया गया है, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन है और वो पूरे शरीर में पहुंच रही है। इसी तरह से जब हम सिंगल वायु कोश को देखते हैं, इस चित्र में देखते हैं, तो वायु कोश बिल्कुल गुब्बारे नुमा है। उसके ऊपर खून की नलिका है। उस खून में एक तत्व होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम है कि इस वायु में से जो वायु कोश में पहुंची, उसमें से केवल ऑक्सीजन को ग्रहण करना। यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रहण करके ये सीधा दिल में जाता है और दिल से पूरे शरीर में घूमता है। और जब ऑक्सीजन खर्च हो जाती है, उसके स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। यही काम फिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस इस वायु कोश में देना, फेफड़ों में देना, और हम सांस को बाहर फेंकते हैं। उस आधार पर ये हमारा पूरा श्वसन क्रिया होती है। अब हम एक चित्र और देखते हैं कि इसमें फेफड़े हैं ऊपर येलो कलर में, बीच में एक पट्टी है वाइट कलर की, ये कहते हैं डायफ्राम। ये पेट को और फेफड़े वाले हिस्से को अलग करते हैं। ये तैरती हुई मांसपेशियां हैं। जब हमारे फेफड़े फूलते हैं तो ये नीचे चला जाता है और पेट बाहर आ जाता है। जब हमारे फेफड़े पिचकते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर आ जाता है और पेट वापस पीछे की ओर पिचक जाता है। तो इस तरह से अगर हम लगातार अभ्यास करेंगे कि फेफड़ों के निचले हिस्से को फुलाएं तो डायफ्राम नीचे जाए, पेट बाहर आए, फिर हम फेफड़ों का मध्य भाग फुलाएं, फिर हम फेफड़ों का ऊपरी भाग फुलाएं।
क्रिया से हमारे फेफड़ों में अधिक ऑक्सीजन जाएगी, अधिक हवा जाएगी, और जिससे हमारे शरीर को, तो कैसे देखेंगे, पहले हमने डायफ्राम को नीचे भेजा, निचला हिस्सा फैलाया, फिर मध्य भाग, फिर ऊपरी भाग, कुंभक लगाएंगे, देर तक रोकेंगे, फिर अपने नियंत्रण में धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। और चूंकि अब फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको पूरा खाली करेंगे, तो पेट को पूरा पिचकाएंगे, फेफड़े पूरे पिचक जाएंगे, डायफ्राम पूरा ऊपर आएगा, और इस प्रकार हमारे फेफड़े बिल्कुल खाली हो जाएंगे, वायुकोश खाली होंगे, और ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। इस क्रिया को सामान्य अगर हम कुंभक ना लगाएं तो उदरीय श्वसन भी कहते हैं। इस अभ्यास को 10 मिनट प्रतिदिन करने से हमारी अपनी ऑक्सीजन की मात्रा पूरी होगी और सारी व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी। खास बात यह है कि इसको हम प्रातः भी कर सकते हैं, दोपहर भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, बैठ कर कर सकते हैं, लेट कर कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ कर कर सकते हैं, सोफे पर बैठ कर सकते हैं, पलंग पर बैठ सकते हैं। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि जिस समय हम यात्रा में हैं और ट्रेन में बैठे हुए हैं या बस में बैठे हुए हैं या कार में बैठे हुए हैं, तो भी हम बैठे बैठे इस अभ्यास को कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस अभ्यास को अवश्य करें। खाना खाने से बाद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। सामान्यतः ये बात आती है कि लोग सब खाना खाने के बाद क्या करें, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ, चूँकि खाने के बाद हमारे स्टमक में, पेट में भोजन रहेगा, तो जब हम सांस को बढ़ाएंगे तो उस पर दबाव पड़ेगा, कम मात्रा में हम इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम, इसलिए इसका नाम रखा सौम्य भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्रकार ऑक्सीजन की मात्रा हमारे 600 खरब कोशिकाओं को बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन का ले जाना, ये हमने समझा। इसके अलावा ऑक्सीजन का उपयोग समझा कि हमारी कोशिकाओं की संख्या मेंटेन रहे, 80,000 कोशिकाएं प्रति सेकंड बनती रहें, हमें ऊर्जा जितनी चाहिए उसके अनुसार हमें उपलब्ध होती रहे, और हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। ये तीनों कार्य करने से हमारी स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। और हमें पता है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम अपने पुरुषार्थों को पूरा कर सकते हैं, अपने आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहला काम कि हम अपने शरीर की, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऑक्सीजन की मात्रा को भरपूर बढ़ाएं। इसके अलावा अब फिर भी कुछ पूछना हो, मेरे से बातचीत करनी हो, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। चाहूँगा कि एक बार जरूर इसको 1 सप्ताह अभ्यास कर लें, और उसके बाद रिजल्ट खुद महसूस करेंगे। 1 सप्ताह के अंदर ही आप अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेंगे, स्वस्थ महसूस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगे, आपको जानकारी अच्छी लगे, तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।